हेलो दोस्तों, नो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मनी इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति की। मुद्रास्फीति एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नज़रिए से भी, इसलिए जो अर्थशास्त्र के छात्र हैं और जो अर्थशास्त्र के छात्र नहीं भी हैं, सबों के लिए इसका समान महत्व है। मुद्रास्फीति एक ऐसी घटना है जिसका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर पड़ता है, हमारे दैनिक लेन देन पर, हमारे जीवन स्तर पर, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इस वीडियो में मैं न केवल मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन पर बात करूंगा, बल्कि इसके अंदर जो भी सब टॉपिक आते हैं मैं उन पर भी चर्चा करूंगा। तो पहले समझते हैं मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन क्या है। मुद्रास्फीति का अर्थ है किसी अर्थव्यवस्था के जनरल प्राइस लेवल में या सामान्य कीमत स्तर में निरंतर एवं लगातार वृद्धि। अब हमें यह समझ लेना चाहिए कि जनरल प्राइस लेवल है क्या। तो दोस्तों, किसी भी देश की सरकार इन्फ्लेशन की गणना करने के लिए एक बंडल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि वस्तु एवं सेवाओं का बंडल तैयार करती है। इसे बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी कहते हैं। इस बास्केट में बहुत सारी चीज़ों को रखा जाता है जिसकी कीमतें बेस ईयर या आधार वर्ष की कीमतों के द्वारा तय की जाती हैं। और यह बेस ईयर एक ऐसा साल होता है जहां कीमतें लगभग बहुत कम परिवर्तित हुई हों, और इसी बेस ईयर की कीमतों के आधार पर तय की गई वस्तु एवं सेवाओं के बास्केट की कीमतों को जनरल प्राइस लेवल या सामान्य कीमत स्तर कहा जाता है। और साल दर साल जब इस बास्केट की वस्तु एवं सेवाओं की कीमत बढ़ती है तो इसे ही मुद्रास्फीति या मनी इन्फ्लेशन कहते हैं। सामान्य तौर पर यह बोलचाल की भाषा में मुद्रास्फीति का मतलब कीमत वृद्धि से होता है, पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि इस तय बास्केट की केवल एक वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि होती है तो इसे मुद्रास्फीति नहीं कहा जाएगा। यदि अधिकतर वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है तभी इसे मुद्रास्फीति कहा जाएगा। अब हमें मुद्रास्फीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझ लेना चाहिए। भारत में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक मूल्य सूचकांक दो ऐसे महत्वपूर्ण इंडिसेस या सूचकांक हैं जिनके आधार पर मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर जो बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिसे रूरल सीपीआई और अर्बन सीपीआई कहते हैं। रूरल सीपीआई में 448 और अर्बन सीपीआई में 460 तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को रखा जाता है, जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स में 676 तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को रखा जाता है। डब्ल्यूपीआई थोक कीमतों के आधार पर तथा सीपीआई रिटेलर कीमतों के आधार पर तय किया जाता है। और यही वजह है दोस्तों कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई से जो इन्फ्लेशन के आंकड़े निकाले जाते हैं उनमें अंतर होता है, और हमेशा सीपीआई इन्फ्लेशन अधिक होता है डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन से। थोक मूल्य सूचकांक को अप्रैल 2014 से पहले इन्फ्लेशन के आकलन के मेन टूल के रूप में उपयोग किया जाता था, पर अप्रैल 2014 के बाद से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग मुद्रास्फीति के माप के मेन टूल के रूप में किया जाने लगा। होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष या बेस ईयर 2004-05 है, जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई का आधार वर्ष 2012 है। यह पहले 2010 था। सीपीआई की गणना ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्र के लिए अलग अलग की जाती है, और इन दोनों को मिलाकर कंबाइंड गणना भी की जाती है, जिसे सीपीआई कंबाइंड कहते हैं। चूंकि इन्फ्लेशन की गणना सीपीआई के आधार पर की जाती है और सीपीआई का आधार वर्ष 2012 है, इसलिए इन्फ्लेशन कैलकुलेशन का बेस ईयर भी 2012 होगा। और जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर रूरल बास्केट और अर्बन बास्केट होता है। रूरल बास्केट में 448 तथा अर्बन बास्केट में 460 प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज को रखा जाता है, और इन दोनों को मिलाकर कंबाइंड सीपीआई भी निकाला जाता है। तो चलिए देखते हैं सीपीआई में कौन कौन सी वस्तु एवं सेवाएं आती हैं। सीपीआई की पहली कैटेगरी है फूड एंड ब्रिवरेजेस का, जिसमें हर तरह के पैकेज्ड फूड, वेजिटेबल ऑयल, पैकेज्ड मीट, चीनी, मसाले तथा हर प्रकार के नॉन अल्कोहलिक पेय जैसे कोल्ड ड्रिंक्स और फ्रूट जूस आदि को रखा जाता है। फिर है पान, तंबाकू और इस तरह के हानिकारक पदार्थ। इसके बाद है हर तरह के कपड़े और फुटवेयर। फिर है हाउसिंग। फिर है फ्यूल एंड लाइट्स, इसमें कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि आते हैं।
मिसलिनियस या अदर आइटम में शिक्षा, मेडिकल केयर, ट्रांसपोर्ट, घरेलू उपकरण आदि से जुड़ी चीजें आती हैं और इन गुड्स एंड सर्विसेज के ग्रुप के आधार पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तैयार किया जाता है, जो कि 2012 की कीमतों के आधार पर तैयार किया जाता है और जिसका वेटेज पॉइंट 100 होता है। अब हम यह जानते हैं कि इस पूरे वस्तु एवं सेवाओं के ग्रुप के आधार पर सीपीआई निकाला जाता है और इस सीपीआई के आधार पर इन्फ्लेशन की गणना की जाती है। अब जान लेते हैं सीपीआई से कैसे मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा है जिससे आप आसानी से रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकाल सकते हैं और यहाँ पर सीपीआई का मंथली डेटा जनवरी 2017 और फरवरी 2017 का दिया गया है। आइए जानते हैं जनवरी से फरवरी के बीच मुद्रास्फीति कितनी बढ़ी है या घटी है। जनवरी का सीपीआई 130.30 है, जो कि यहाँ पर सीपीआई प्रीवियस है, और फरवरी का सीपीआई 130.60 है, जो कि यहाँ पर सीपीआई करेंट है। अब हम सीपीआई के इस वैल्यू को फॉर्मूला में रख देते हैं। रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज इक्वल सीपीआई करेंट मतलब 130.60 माइनस सीपीआई प्रीवियस यानी 130.30 इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीपीआई प्रीवियस यानी 130.30। अब इसे सॉल्व करने पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज इक्वल 0.229% मिलेगा। इसका मतलब है कि जनवरी 2017 से फरवरी 2017 के बीच एक महीने में कीमतें 0.229% बढ़ गई। चलिए अब देखते हैं बेस ईयर से इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है, यानी कि 2012 से 2017 के बीच में इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है। बेस ईयर 2012 में सीपीआई 100 माना गया है, यानी यहाँ सीपीआई प्रीवियस 100 और करंट सीपीआई 130.60 होगा, यानी कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज इक्वल 130.60 माइनस 100 बाई 100 इंटू 100। यहाँ पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन 30.60% आएगा। इसका मतलब है कीमतें 2012 से फरवरी 2017 तक लगभग 31% बढ़ गई हैं, यानी जनरल प्राइस लेवल में 31% की बढ़ोतरी हुई है। चलिए देखते हैं इन्फ्लेशन कितने प्रकार की होती है। तो इन्फ्लेशन 4 प्रकार की होती है। पहला है क्रीपिंग इन्फ्लेशन या रेंगती हुई स्फीति। जब किसी देश में मुद्रास्फीति 3% से कम हो तो इसे रेंगती हुई स्फीति कहते हैं। उदाहरण स्वरूप चाइना में 2015 के अंदर इन्फ्लेशन रेट 1.4% थी। दूसरा है वॉकिंग इन्फ्लेशन यानी कि चलती हुई स्फीति। जब मुद्रास्फीति 3% से 10% के बीच हो तो इसे वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। 2016 में भारत में 4.9% इन्फ्लेशन रेट थी, यानी भारत वॉकिंग इन्फ्लेशन की स्टेज से गुजर रहा था। तीसरा है गैलोपिंग इन्फ्लेशन यानी कूदती हुई स्फीति। यहाँ गैलोपिंग शब्द गैलोपिंग हॉर्स से लिया गया है, जिसका मतलब है तेजी से दौड़ना। जब स्फीति 10% से 20% के बीच हो तो इसे गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए म्यांमार में 2015 में 10.1% की मुद्रास्फीति थी। और चौथा है हाइपर इन्फ्लेशन यानी अतिस्फीति। जब मुद्रास्फीति 20% से अधिक हो जाए तो इसे अतिस्फीति कहते हैं। 2015 में वेनेजुएला में 121.7% की मुद्रास्फीति देखने को मिली, यानी कीमतों में भारी वृद्धि हो रही है और वृद्धि एक साल में दुगनी से भी थोड़ी अधिक हो गई है। इस प्रकार की स्फीति अतिस्फीति यानी हाइपर इन्फ्लेशन कहलाती है। चलिए अब देखते हैं मुद्रास्फीति क्यों होती है, इसके क्या कारण हैं। तो मुद्रास्फीति के कारणों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन या मांग प्रेरित स्फीति और दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। सबसे पहले हम देखेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के बारे में। दोस्तों जॉन मेनार्ड केन्स जो कि एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, इन्होंने अपनी पुस्तक हाउ टू पे वॉर में, जो कि 1940 में प्रकाशित हुई थी,
इसमें बतलाया कि मुद्रास्फीति का कारण एग्रीगेट डिमांड यानी कि समग्र मांग का एग्रीगेट सप्लाई समग्र पूर्ति से अधिक हो जाना को बतलाया है। हम इसे एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। जॉन मेनार्ड केन्स, जिन्होंने कहा था इन लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड, यानी दीर्घकाल में हम सब मर जाएंगे, और इसी को आधार मानकर उन्होंने जितने भी सिद्धांत दिए उनका आधार अल्पकाल यानी कि शॉर्ट रन ही था। उन्होंने ये कहा कि अल्पकाल में उत्पादन के हर एक साधन को, चाहे वह लेबर हो या कैपिटल, सभी पूर्ण रोजगार की स्थिति में होते हैं, इन्हें पूर्ण रोजगार मिला हुआ होता है, यानी कि ये सभी अपनी पूर्ण क्षमता पर काम कर रहे होते हैं और इन्हें अल्पकाल में बढ़ाया नहीं जा सकता। अर्थात सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक अवस्था तक ही बढ़ाई जा सकती हैं, इसके बाद ये स्थिर हो जाएंगी। यदि इस YF या पूर्ण रोजगार वाली स्थिति के बाद भी एग्रीगेट डिमांड या समग्र मांग बढ़े तो कीमतें बढ़ने लगेंगी और यही मुद्रास्फीति है। उन्होंने बतलाया कि जब YF पर उत्पादन स्थिर हो जाता है और डिमांड AD1 से AD2 हो जाता है, जिससे कीमतें P1 से बढ़कर P2 हो जाती हैं, और इस AD1 से AD2 के बीच जो गैप आता है इसे ही इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। और जब इसका उल्टा होता है और एग्रीगेट डिमांड घटने लगती है और AD2 से घटकर AD1 हो जाती है और कीमतें P2 से घटकर P1 हो जाती हैं, यानी कीमतें घटने लगती हैं, तो इस प्रकार की घटना अस्फीति या डिफ्लेशन कहलाती है। और इसे घटते हुए AD2 से AD1 के बीच के अंतर को डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। चलिए अब समझते हैं वेज प्राइस स्पाइरल क्या है। जब कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाती हैं तो फैक्ट्रियों के मालिक और सरकारों को मजदूरी और महंगाई भत्ते बढ़ानी पड़ती है। केंद्र सरकार इसे डियरनेस अलाउंस कहती है। अब इन सब से मजदूरों की या वेतन भोगियों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है और ये एग्रीगेट डिमांड यानी कि समग्र मांग को और अधिक बढ़ा देती है, जिससे कीमतें और चढ़ जाती हैं। इसके साथ साथ मजदूरों के वेतन बढ़ने से उत्पादन की लागत भी बढ़ जाती है, जो कीमतों को बढ़ाती है। इस प्रकार वेज और प्राइस एक दूसरे का पीछा करने लगती हैं। इसे ही वेज प्राइस स्पाइरल या मजदूरी कीमत कुचक्र कहते हैं। मुद्रावादी अर्थशास्त्रियों ने भी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की व्याख्या की, पर उनका नजरिया केन्सियन अर्थशास्त्रियों से थोड़ा भिन्न था। मुद्रावादी अर्थशास्त्रियों में सबसे प्रमुख नाम मिल्टन फ्रीडमैन का है, जो कि एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे और इन्हें नोबेल मेमोरियल प्राइज 1976 में मिला था मॉनेटरी थ्योरी और कंजप्शन एनालिसिस के ऊपर रिसर्च करने के लिए। इन्होंने मुद्रास्फीति की परिभाषा की और कहा कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। इसका मतलब है इकोनॉमी में बहुत सारा पैसा है पर खरीदने के लिए बहुत कम वस्तु है, जिसका एक ही परिणाम होगा, कीमतों में वृद्धि होगी, क्योंकि खरीदना सभी चाहते हैं, सभी के पास पैसा है, पर वस्तु सीमित है या कम है। मुद्रावादी अर्थशास्त्रियों ने कहा कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है तो कीमतें बढ़ने लगती हैं। मुद्रा की पूर्ति या सप्लाई ऑफ मनी का जिम्मा देश की सेंट्रल बैंक को होता है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI मनी सप्लाई करती है। जब किसी भी कारण से RBI एक्सेस करेंसी छापती है तो यह करेंसी के वैल्यू को कम कर देता है। अर्थात रुपये का वॉल्यूम तो बढ़ता है, यानी कि मात्रा तो बढ़ती है, पर रुपये का वैल्यू या मूल्य कम होने लगता है। इसका मतलब है कि किसी वस्तु को खरीदने के लिए अब ज़्यादा रुपए खर्च करनी पड़ेगी, यानी कि कीमतें बढ़ने लगेंगी, मुद्रास्फीति होगा। आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि हर बार मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन नहीं होता। इन्फ्लेशन तभी होगा जब मनी सप्लाई मनी डिमांड से अधिक हो जाए। अब देखते हैं मुद्रास्फीति के दूसरे कारण लागत प्रेरित मुद्रास्फीति के बारे में, यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में। जब किसी कारण से लागतें बढ़ती हैं जबकि समग्र मांग स्थिर रहे तो केवल लागतों के बढ़ जाने से कीमतें बढ़ने लगती हैं। जिसका एक अच्छा उदाहरण यह हो सकता है
कि जब 1970 के दशक में ओपेक देशों ने अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया, जिससे पूरे विश्व में मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न हो गई। और ये मुद्रास्फीति लागत प्रेरित मुद्रास्फीति थी। यहाँ समग्र मांग तो उतना ही था, पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा की वजह से कीमतों में वृद्धि हो गई। भारत भी इससे अछूता नहीं था। 1973 में भारत में मुद्रास्फीति की दर 20% के ऊपर चली गई थी। और जब लागतों के बढ़ने से कीमत चढ़ती है तो यह बढ़ी हुई कीमत समग्र मांग को घटाने लगती है। लोगों की उपभोग की प्रवृत्ति घट जाती है और अर्थव्यवस्था सुस्त हो जाती है। अर्थव्यवस्था में मंदी उत्पन्न हो जाती है, जबकि अब भी कीमतें बढ़ी हुई लागतों की वजह से ऊंची ही रहती हैं। यानी अर्थव्यवस्था में मंदी और स्फीति दोनों एक साथ देखने को मिलती है। इसे ही स्टैगफ्लेशन या स्फीति जनित मंदी कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मुद्रास्फीति और इसके कारणों को समझ लिया है। तो चलिए अब देखते हैं मुद्रास्फीति और ब्याज दर के बीच में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का अर्थ है जो बाजार दरें बैंक या कोई वित्तीय संस्था तय करती है। मान लीजिए एक बैंक अपने टाइम डिपॉजिट या समय अवधि जमा पर, जिसे हम फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं, पर ब्याज दर 7.25% तय करती है। यानी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 7.25% है। अब देखते हैं प्रचलित इन्फ्लेशन की दर क्या है। तो ये 2016 में 4.97% थी। यानी रियल इंटरेस्ट रेट होगा 7.25 माइनस 4.97% इज इक्वल 2.28%। यानी बैंक जो आपको ब्याज देगी आपके फिक्स डिपॉजिट के ऊपर, वो केवल 2.28% ही होगा। यानी कि वास्तविक ब्याज दर 2.28% है। यानी बैंक का 7.25% नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल 2.28% रियल इंटरेस्ट प्लस 4.97% इन्फ्लेशन रेट। अब हमें यह जान लेना चाहिए कि इन्फ्लेशन और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के बीच में सीधा संबंध होता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ब्याज दरें बढ़ती हैं और इन्फ्लेशन घटता है तो ब्याज दरें घटती हैं। अब समझते हैं मुद्रास्फीति का क्या मुख्य प्रभाव हम पर और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। प्रोफेसर A.W. फिलिप, जो कि एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, ब्रिटेन में लगभग 100 वर्षों के ऐतिहासिक आंकड़ों का अध्ययन किया और एक रिपोर्ट पब्लिश की 1958 में। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच में उल्टा संबंध है। जब मुद्रास्फीति की ऊंची दर थी तो बेरोजगारी कम थी, और जब मुद्रास्फीति कम हुई तो बेरोजगारी बढ़ गई। यानी अधिक मुद्रास्फीति तो अधिक रोजगार। लेकिन बाद में कई अर्थशास्त्रियों ने कहा कि ये रिलेशन केवल शॉर्ट रन या अल्पावधि में ही देखने को मिलता है। दीर्घकाल में या लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता। मुद्रास्फीति इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि आयात निर्यात को बहुत अधिक प्रभावित करती है। जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो मुद्रा का मूल्य यानी वैल्यू ऑफ मनी घट जाता है। इसका मतलब है विदेशों से वस्तु खरीदना महंगा हो जाता है और हमारा आयात यानी कि इंपोर्ट घट जाता है। इसके साथ साथ एक दूसरी घटना भी होती है। विदेशों में हमारी वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं, जो विदेशों में हमारी वस्तुओं की मांग को बढ़ाता है, जिससे निर्यात बढ़ता है। कुल मिलाकर मुद्रास्फीति देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन को शॉर्ट रन में फेवरेबल बनाता है, संतुलित करता है। अब देखते हैं एक्सचेंज रेट पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। एक्सचेंज रेट का मतलब है विनिमय दर। मुद्रास्फीति मुद्रा के मूल्य को घटाती है, जिससे डॉलर के मुकाबले हमारी करेंसी सस्ती हो जाती है। यानी $1 के मुकाबले हमें ज्यादा रुपया देना पड़ता है। अब ये एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा अनफेवरेबल हो जाए किसी देश के लिए तो ये मॉनेटरी रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क दोनों को पैदा करता है उस देश के अंदर। अब देखते हैं मुद्रास्फीति का एग्रीगेट डिमांड यानी कि समग्र मांग और निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाती है, जो अल्पकाल में या शॉर्ट रन में निवेश को बढ़ाता है। सेविंग्स। मुद्रास्फीति अपने साथ बैंक की ब्याज दरों को भी बढ़ाती है
और लोग रुपया अपने पास ना रखकर बैंकों में जमा कराते हैं, क्योंकि यदि लोग अपने पास रुपया रखते हैं तो साल भर बाद रुपया अपना मूल्य खो देगी। यह मुद्रास्फीति के कारण उसका मूल्य अब उतना नहीं रह जाएगा जितना एक साल पहले था। तो इससे अच्छा है कि रुपया बैंकों में जमा किया जाए, जिसमें मिलने वाली ब्याज से मुद्रास्फीति की तो भरपाई हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर मुद्रास्फीति लोगों के अंदर सेविंग्स की प्रवृत्ति को बढ़ाती है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्रेडिटर एंड डेब्टर, यानी कि लोन देने वाला और लोन लेने वाला। अब देखते हैं मुद्रास्फीति का फायदा सबसे ज़्यादा किसको होता है, क्रेडिटर या लोन देने वाले को, या फिर डेबिटर या लोन लेने वाले को होता है। तो दोस्तों मुद्रास्फीति का फायदा लोन लेने वाले को यानी कि डेबिटर को होता है, क्योंकि उस पर जो ब्याज तय किया जाता है वह मुद्रास्फीति के बढ़ने के साथ नहीं बदलता। सामान्यतः यह लोन लेने के समय ही फिक्स कर दिया जाता है कि आपको इतना ब्याज चुकाना है। तो जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो इसका फायदा यह होता है कि आपके लिए लोन चुकाना आसान हो जाता है, क्योंकि आप बचत के किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाकर उतना पैसा आसानी से गेन कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं मुद्रास्फीति एग्रीगेट डिमांड को यानी कि समग्र मांग को बढ़ाती है, जो कि आगे कीमतों को बढ़ाती है। ऐसे में सरकार उपभोक्ता को या कंज्यूमर के डिस्पोजेबल इनकम यानी कि खर्च करने योग्य आय को कम करना चाहती है, जिससे समग्र मांग और ना बढ़े। तो सरकारें टैक्स लगाती हैं और टैक्स की दरों में इजाफा करती है, यानी मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए सरकारें टैक्स बढ़ाती हैं। दोस्तों हमने मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति के क्या कारण है और मुद्रास्फीति के क्या प्रभाव होते हैं जान लिया है। अब हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि यदि मुद्रास्फीति इतनी ही बुरी है तो क्या इसे शून्य हो जाना चाहिए। अर्थशास्त्रियों ने यह पाया कि मुद्रास्फीति और व्यापार के बीच में एक नज़दीकी संबंध है और कीमतों में थोड़ी वृद्धि व्यापार को बढ़ाती है। इसलिए यह माना गया कि आर्थिक विकास के लिए मुद्रास्फीति की एक निश्चित दर बनी रहनी चाहिए, जो कि ना तो अधिक हो और ना ही बहुत कम, और इसे ही स्टेबल इन्फ्लेशन का नाम दिया गया। भारत में यह दर 4 से 5% के बीच माना गया है और मुद्रास्फीति की यह दर आरबीआई के द्वारा तय की जाती है। और मुद्रास्फीति की इस दर को बनाए रखने के लिए आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति में समय समय पर बदलाव करती रहती है, जिससे कि मुद्रास्फीति का एक निश्चित दर बना रहे। इसे ही इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहते हैं। और जब अर्थव्यवस्था में मंदी उत्पन्न हो जाए तो सरकारें मांग बढ़ाने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए स्फीति को बढ़ाने का प्रयास करती है। इसे ही रिफ्लेशन कहते हैं। यदि कीमत अपने आप बढ़े तो इन्फ्लेशन, और मंदी दूर करने के लिए सरकारी कीमतों को बढ़ाए तो रिफ्लेशन। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बतलाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नए वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।